हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म, जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग को क्वथनांक के बारे में जानना होगा कि क्वथनांक क्या होता है। ऐसे आप लोग को हम बता दें कि क्वथनांक का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक परिभाषा आता है और वो ये है कि जिस ताप पर कोई द्रव खौलता है या बॉयल होता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर कोई भी लिक्विड, कोई भी पदार्थ खौलता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आधारित नहीं है। आइए इसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्वथनांक क्या है। एक कंटेनर में यहाँ पर लिक्विड के रूप में जल लिया गया है। ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर लिया गया है। जैसा कि अभी गर्मी का दिन चल रहा है, तो इस कमरे का ताप सपोज दैट 32 या 33 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस कमरे के ताप पर ये द्रव बॉयल होता हुआ, खौलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि यहाँ द्रव का जो अवयवी कण है, लिए गए जल का जो अवयवी कण है, वो क्यों नहीं खौलता हुआ या ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका मेन रीजन क्या है कि इसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब या इसके चारों तरफ जो गैस है वायुमंडल में, उसका वाष्प दाब इस द्रव के वाष्प दाब से अधिक है। यही कारण है कि ये द्रव का अणु सतह छोड़कर ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, इसलिए ये खौलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को पहले तो ये आना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब होता कितना है। तो वायुमंडलीय दाब एटीएम में 1 एटीएम के इक्वल होता है। ये जनरल नॉलेज का भी फेमस क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब, आपको बता दें कि दाब का बहुत सारा यूनिट होता है। तो वायुमंडलीय दाब को अगर एटीएम में बोलिएगा तो 1 एटीएम के इक्वल, एमएम में बोलिएगा तो 760 एमएम ऑफ एच। ये दाब का रिलेटिव यूनिट है, आपेक्षिक इकाई। इसके बाद सीएम में 36 सीएम, बार में 1.013 बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.013 न्यूटन पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टॉर में 760 टॉर, और पास्कल में 1.013 न्यूटन पावर 5 पास्कल। तो ये था वायुमंडलीय दाब का मान। तो इस द्रव का जो वाष्प दाब है इस वायुमंडलीय दाब से कम है। तो हम क्या किए, हम इस द्रव को गर्म करना प्रारंभ कर दिए। तो इस द्रव को गर्म करने के लिए यहाँ हम एक्सटर्नल एजेंसी का सहारा ले रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जल खौलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इस लिए गए द्रव यानी जल का जो वाष्प दाब का मान है, वेपर प्रेशर का मान है जो है, वो 760 एमएम यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप का वो मान है जिस पर इस द्रव का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि यही वो ताप का मान है जिस पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अगर इससे कम ताप पर हम अध्ययन कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि ये द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम था, इसलिए खौलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था।
जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर देते गए 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ये अचीव किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, यानी जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो अब ये सतह छोड़कर ऊपर उठना प्रारंभ कर दिया और हमें खौलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही से मिलता है बॉइलिंग पॉइंट का ये डिफिनेशन कि ताप के जिस मान पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं, यानी द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जिस ताप पर हो जाए उसी को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो ये था क्वथनांक का परिभाषा, डेफिनेशन। और अब आज का जो टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन अब आप समझने जा रहे हैं। तो ये है एक कंटेनर जिसमें कि आपको बता दें कि एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन और उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो यहाँ इस बर्तन में लिया गया है जल और इस जल का क्वथनांक आप सभी को पता हो चुका है। शुद्ध घोलक के रूप में हमने जल लिया और इस जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। ये जल बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। हम इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जल के कंपोनेंट B के रूप में है और इसमें अब हम अवाष्पशील घुलने ऐड करने जा रहे हैं। तो अवाष्पशील घुलने ऐड करते ही ये जो जल खौलता हुआ दिखाई दे रहा था ये अब नहीं खौल रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है कि इस द्रव का जो वाष्प दाब P0B वायुमंडलीय वाष्प दाब के यानी 760 mm के इक्वल हो गया था। अवाष्पशील घुलने आते ही इसका वाष्प दाब कम हो गया है। मान लेते हैं कि इसका वाष्प दाब 730 mm हो गया इस अवाष्पशील घुलने के कारण। क्यों वाष्प दाब कम हुआ? क्योंकि ये घुलने अवाष्पशील है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो एक तो ये खुद वाष्पित नहीं होगा और दूसरा जितना B का अणु सतह छोड़कर वाष्प अवस्था में इस टेम्परेचर पर जा रहा था अब वो भी स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से नहीं जा पाता है। कारण इस घोल में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन टक्कर ज्यादा होता है। तो उतना मॉलिक्यूल सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में नहीं बदलता है। तो इसलिए यहाँ वाष्प दाब का मान घटकर 730 mm हो जाता है और ये खौलना बंद कर देता है। उसी तरह से जैसे आप कभी चाय बनाते हैं और आपका चाय अगर दूध खौल रहा है आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें तो क्या होता है नीचे की ओर बैठ जाता है। बैठने का मेन रीजन है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ समझेंगे तो हमारा कहने का मतलब है अवाष्पशील घुलने आने के कारण वाष्प दाब घटकर 730 mm हो गया। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे बने हुए विलयन को पुनः खौलाया जाए, बॉयल किया जाए। तो पता चलता है कि विलयन बनने के बाद 110 डिग्री सेल्सियस पर 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना इस बात का प्रूफ है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अब पहले से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और ये किस कारण से हुआ? इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील घुलने की उपस्थिति कारण हुआ। तो हम जानना चाहते हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो 110 में से 110 में से 100 को घटाएंगे, 100 को घटाएंगे तो हमें मिला कितना? 10। यही 10 क्वथनांक में हुई वृद्धि है यानी क्वथनांक का उन्नयन है। वास्तव में 110 क्या है? तो घोल का क्वथनांक है और 100 क्या है? शुद्ध घोलक, शुद्ध अवस्था में घोलक का क्वथनांक ये है। इस दोनों के अंतर से जो मान आया वही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या है?
घोल के क्वथनांक और शुद्ध घोलक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, ये कंप्लीट टॉपिक समझने का कैपेसिटी आप में आ गया है और आप पूरी तरह से अब आप समझ सकते हैं हर एक टर्म को। क्वथनांक का उन्नयन, जिस ताप के मान पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब कितने बराबर होता है? एटीएम में 1 एटीएम, एमएम में 760 एमएम, सीएम में 760 एमएम, बार में 1.013 बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1.013 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर्क में 760 टॉर्क और पास्कल में 1.013 into 10 power 5 पास्कल। अब बात करते हैं क्वथनांक के उन्नयन का। अवाष्पशील खुले रखने वाले घोल के क्वथनांक का उन्नयन जो है, घोल के क्वथनांक और शुद्ध घोलक के क्वथनांक के अंतर के बराबर होता है। अवाष्पशील खुले रखने वाले घोल के लिए घोल के क्वथनांक एवं शुद्ध घोलक के क्वथनांक के अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। इसे डेल्टा टीवी द्वारा सूचित करते हैं और इसका मान गणितीय रूप में इस तरह से निकाला जाता है। डेल्टा टीवी इक्वल टीएस माइनस टी नॉट बी, जहां टीएस है घोल का क्वथनांक और टी नॉट बी है शुद्ध अवस्था में घोलक का क्वथनांक। अब इससे रिलेटेड एक टर्म हम लोग और यहाँ पढ़ेंगे और वो है क्वथनांक का उन्नयन और घोल की मोललता के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीवी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी स्मॉल एम। मोललता और क्वथनांक के उन्नयन में संबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। ये टर्म स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बतला दे, एक होता है वाष्प दाब का अवनमन P नॉट B माइनस PS और एक होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये है आपेक्षिक अवनमन। ये आपेक्षिक अवनमन जो इनिशियल वैल्यू होता है वाष्प दाब का, उसको डिवाइड करने से प्राप्त होता है। तो वाष्प दाब के अवनमन को डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को RL डिग्री रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। ये है पहला अणुसंख्य गुणधर्म और ये है केवल वाष्प दाब अवनमन। तो ये वाष्प दाब का अवनमन ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये पिछले लेक्चर में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ाया था द्रव का वाष्प दाब, और उसमें अवाष्पशील खुले के लिए हम लोग स्टडी किए थे। वहां पर ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप पिछला लेक्चर आप देखें, समझे तो यहाँ आगे क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो देखा जाए, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इक्वेशन नंबर 1। और अब एक और कॉन्सेप्ट, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन खुले के
खुले के मोल अंश के समानुपाती होता है, खुले के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वास्तव के अनुमान को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल अंश को एक्से से। तो इस तरह से यहाँ दो कॉन्सेप्ट मिला, क्वथनांक का उन्नयन वास्तव के अनुमान के समानुपाती होता है और वास्तव का अनुमान खुले के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो दोनों समीकरण से हमें एक अलग रिलेशन मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिला, ये इसके समानुपाती है और ये इसके समानुपाती है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के समानुपाती हो सकता है, यानी कि डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। और अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा के एक्स ए, और अब एक्स ए है मोल अंश। मोल अंश कैसे निकाला जाता है बताया गया था पिछले क्लास में, खुले के मोल की संख्या बटा में घोल के कुल मोल की संख्या। और इस तरह से आप यहाँ मोल अंश का वैल्यू रखेंगे। अब इसका अध्ययन हम लोग तनु घोल के लिए करेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ Na is more less than Nb, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल के Na बाई Nb। यानी कहने का मतलब है जब Na मोर लेस देन Nb होगा तो उस केस में हो जाता है Na प्लस Nb अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nb। इसका मतलब है जब खुले के मोल की संख्या घोलक से बहुत कम होगी तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं Na को, और ये तभी कर सकते हैं जब दोनों साथ में हो, अकेले जब होगा तब नहीं। तो यहाँ Na ये मान आया। अब अलग से हम लोग क्या जानते हैं, Na खुले के मोल की संख्या, जो डेल्टा खुले के मोल की संख्या के जगह पर खुले के दिए गए भार को उसके अणुभार से भाग देंगे, और यहाँ पर घोलक के मोल की संख्या निकालने के लिए घोलक के दिए गए भार में घोलक के अणुभार से भाग देंगे। और इस तरह से ये WA into MB, यहाँ पर MA into WB। आपको बता दें कि आपका ये जो टॉपिक है वो क्वथनांक का उन्नयन और घोल की मोलता के बीच संबंध को स्थापित करें। तो घोल की मोलता का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को याद है, x into 1000 by z into y। यहाँ x दिए गए घुले का भार है और यहाँ पर WA घुले का अणुभार यहाँ Ma है और घोलक का दिया गया भार जो है वो WB है। तो इतना के जगह पर हम m को रख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ WMB को केवल यहाँ से बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ m हमको लाना है मोललता। तो इसके लिए Ma into WB और MB को हमने बाहर कर दिया। और अब क्या करेंगे, मोललता को लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। और अब ये पूरा हो गया स्मॉल m और ये MB और ये 1000। तो इस तरह यहाँ ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इस पूरे के बदले में एक कांस्टेंट यहाँ आ गया Kb, और ये
केवी किसके बदले में आया है? तो केवी आया है के इंटू एम बी बाई 1000 के बदले में। क्या है केवी? तो ये जो केवी है मोलर उन्नयन स्थिरांक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक। और अब ये कांस्टेंट हटेगा तो प्रूफ हो जाएगा कि डेल्टा टीवी जो है घोल की मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ आप अंत में जरूर लिखेंगे अतएव क्वथनांक का उन्नयन घोल की मोललता के समानुपाती होता है। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक 2 मिनट में देख लिया जाए। क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। यह है क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब का अवनमन के समानुपाती होता है। और वाष्प दाब का अवनमन जो है घुल्ले के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इस तरह से समीकरण 1 एवं 2 से डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू एक्स है, प्रोपोर्शनल का साइन रखते ही कांस्टेंट आ गया के और यहाँ x का वैल्यू हमने रख दिया। तनु घोल के लिए Na इज मोर लेस देन Nb, Na का मान घुल्ले के मोल बहुत कम होगा घोलक के मोल से, इसलिए यहाँ Na प्लस Nb लगभग Nb के बराबर होगा। इस पूरे की जगह पर Na Nb आ गया और अब यहाँ दोनों का मान Na और Nb का रख दिया गया और मोललता को लाने के लिए यहाँ 1000 से गुणा और 1000 से भाग दिया गया। इस तरह से यहाँ ये 3 मान जो कांस्टेंट है इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके केवी के इक्वल माना गया है। ये केवी वास्तव में मोलर उन्नयन स्थिरांक है जिसको हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो इस यहाँ लास्ट में ये बात प्रूफ हुआ कि क्वथनांक का उन्नयन घोल की मोललता के समानुपाती होता है। तो ये क्लास आज का समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग से एक और उम्मीद कि आप लोग इस संपूर्ण विषम परिस्थिति में इस लॉकडाउन में अपने आप को लगातार मोटिवेट करते रहेंगे पढ़ाई के प्रति और एकजुट होकर लगातार अपने गांव अपने शहर में सबका ख्याल रखेंगे, क्योंकि सिर्फ सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वही सबका ध्यान रखे, हम सभी का भी ये दायित्व है कि जो है जहाँ भी है अपने गांव अपने शहर अपने मोहल्ले अपने घर में हर एक पर्सन की देखभाल करें, तभी हम इस कोरोना जैसे महामारी से इस भारतवर्ष को इस हिंदुस्तान को मुक्त करा पाएंगे। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि तुरंत आपको पता चलेगा कि आपके संपर्क में कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं है, जिससे आप तुरंत सूचना दें ताकि जितना जल्दी हो सके ये भारतवर्ष कोरोना वायरस जैसे महामारी से मुक्त हो सके। थैंक यू।